सबसे बेहतरीन ज़ॉम्बी सीरीज दी वन हू लिव्स का ये दूसरा और आखिरी पार्ट है, तो मेक श्योर कि आपने इसका पहला पार्ट देख लिया हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को पिछले पार्ट से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब रिक के साथ मिचोन भी सीआरएम हेडक्वार्टर्स में आ चुकी थी। हालांकि उसने झूठ बोला था कि वो एक सर्वाइवर है और किसी को भी अभी तक भी उसके रिक से रिलेशन के बारे में नहीं पता था। तो कुछ दिन बाद रिक अकेले में मिचोन से मिल बताने लगता है कि असल में वे दोनों कभी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, तो अच्छा होगा कि मिचोन यहाँ से अकेली ही भाग जाए और वो तो कम से कम अपने बच्चों को संभाले, जबकि वो पीछे रहकर उसके ट्रेसेस को मिटा देगा ताकि कोई उसे ढूंढने ना आए। असल में यहाँ जेडाई भी थी जिसे कि अलेक्जेंड्रिया टाउन और मिचोन के बारे में सब पता है, तो अगर वो यहाँ से भागा तो वो आर्मी को उनकी लोकेशन बता देगी और फिर ये आर्मी उनके टाउन में पहुंच सब कुछ तबाह कर देगी। हालांकि मिचोन अकेली जाने को तैयार नहीं थी और वो रिक के ऑफर को ठुकरा यही रहना जारी रखती है। जबकि कुछ देर बाद जेडाई ने खुद ही रिक को अपने रूम में बुला लिया था क्योंकि उसने मिचोन को देख लिया और वो रिक को धमकाने लगती है कि अभी उसने उनके बारे में किसी को बताया नहीं है, लेकिन अगर रिक ने यहाँ से मिचोन के साथ भागने की कोशिश भी की तो वो सभी को उनकी सच्चाई बता देगी। दरअसल ये वही जेडाई है जिसके ग्रुप से शुरू में रिक ने नीगन से लड़ने के लिए कभी मदद मांगी थी और जब बाद में खुद नीगन के लोगों ने ही जेडाई के सब ग्रुप को मार दिया तो वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। और उस वक्त तो रिक और मिचोन ने भी गुस्से में कि जेडाई ने उन्हें धोखा दिया था, उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। तो जेडाई ने सीआरएम में शामिल होने के बाद रिक को उस ब्रिज हादसे के बाद से उठवा लिया था ताकि वो रिक से अपना बदला ले सके। वहीं जेडाई इतने सालों में अब तक सीआरएम आर्मी की ऊंची पोस्ट पर पहुंच चुकी थी और वो रिक को बताती भी है कि वो अगर उसे मारने की सोच भी रहा है तो वो सोचे भी ना, क्योंकि अगर वो मारी गई तो उसने अलेक्जेंड्रिया टाउन की सारी ही डिटेल्स और लोकेशन वे सब एक खास जगह पर सेव कर रखी है जो कि उसके मरने के बाद यहाँ की आर्मी को मिल ही जाएंगी। सो रिक उसे मार भी नहीं सकता। और अब अगले कुछ दिनों में रिक अपने साथी थ्रोन से बात कर मिचोन को भी आर्मी में भर्ती करवा लेता है ताकि वो कम से कम उसके साथ तो रहे। हालांकि अभी तक थ्रोन को भी नहीं पता था कि मिचोन रिक की वही वाइफ है जो कि 7 साल बाद उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। और रिक और मिचोन अब सीआरएम के लिए बाहर बहुत सारे मिशन पर जाने लगते हैं, जबकि मिचोन के मन में तो हमेशा से था कि वो मौका मिलते ही रिक के साथ यहाँ से निकल जाएगी। और इसलिए ही एक रात जब वे हेलीकॉप्टर से वापस आ ही रहे थे और बाहर काफी तेज आंधी तूफान आया हुआ था तो मिचोन रिक को जबरदस्ती से खींचकर हेलीकॉप्टर से नीचे कूद ही जाती है और अब वे एक बिल्डिंग में जाकर छिप जाते हैं। जबकि रिक तो काफी गुस्से में था क्योंकि मिचोन ने न सिर्फ उनके बच्चों को बल्कि पूरे ही अलेक्जेंड्रिया टाउन को खतरे में डाल दिया और जेडाई उनके भागने का सुनकर आर्मी को सब डिटेल्स बता ही देगी। यहाँ रिक गुस्से में कहता भी है कि उसने पहले ही ऐसा करने से मना किया था, लेकिन अब जब सुबह वे बाहर देखते हैं कि असल में जिस हेलीकॉप्टर से मिचोन ने रिक को खींच लिया था वो तो तभी आंधी तूफान में पास वाले बिल्डिंग में क्रैश हो गया और अगर वे तब ना कूदते तो अब तक मर चुके होते। जहाँ मिचोन ये देख खुशी से चिल्लाने लगती है कि अब तो वे आसानी से भाग सकते हैं, क्योंकि अगर सीआरएम के सोल्जर्स उन्हें देखने भी आए तो इस क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को देखकर सोचेंगे कि वे दोनों भी इसी में मर गए होंगे और उन्हें कोई ढूंढने नहीं आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी और रिक फिर से याद दिलाता है कि जेडाई तो अभी भी जिंदा ही है और वो कहीं उनके ग्रुप की लोकेशन सबको बता ना दे। सो उन्हें वापिस से हेडक्वार्टर्स में चले जाना चाहिए। जहाँ मिचोन अभी ये सुन गुस्से में थी कि रिक अब इतना डर क्यों रहा है और वो बिना कुछ बोले अकेली ही रिक को वहीं छोड़ निकल गई थी। जबकि कुछ देर बाद रिक दिखता भी है कि एक सीआरएम हेलीकॉप्टर ने आकर पहले वाले हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया था ताकि कोई मरा हुआ सोल्जर ज़ॉम्बी ना बन जाए। यानी कि उन्होंने देखा भी नहीं कि उनके हेलीकॉप्टर में कौन कौन से सोल्जर्स मरे हुए हैं और उन्होंने सोचा होगा कि रिक भी मारा गया। तो अब रिक भी भागकर मिचोन के पास जाता है कि अब वे फाइनली यहाँ से भाग सकते हैं, कोई उनके पीछे नहीं आएगा। और सर्वाइवल की जो भी चीजें उन्हें बिल्डिंग से मिली दोनों उन्हें लेकर वापस से अलेक्जेंड्रिया का सफर शुरू करते हैं, जहाँ चलते हुए उन्हें ज़ॉम्बी से भरी इस दुनिया के बीच सर्वाइवल तो आता ही था। तो वे आसानी से आगे बढ़ने लगते हैं कि अब जब एक दिन जब वे जंगल से गुजर ही रहे थे कि उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। दरअसल ये तो 3 लोगों की एक फैमिली थी जिन्हें की ज़ॉम्बी से बचाने के बाद मिचोन और रिक उन्हें अपने पास से कुछ खाना भी देते हैं। लेकिन जैसा कि इस पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया में होता ही है, अब वे रिक और मिचोन को अकेला देख अपने हथियारों के दम पर उनसे उनका सब कुछ लूटने लगते हैं, ये कहते हुए कि आज की दुनिया में जहाँ कोई नियम कानून नहीं, ऐसे में किसी की मदद करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि रिक और मिचोन कितने ट्रेंड फाइटर्स हैं और अब वे आसानी से उन पर कंट्रोल कर वार्निंग देते हैं कि आगे से वे ऐसा किसी और के साथ न करें जो कि उनकी मदद कर रहा हो। और दोनों आज की रात जंगल के एक सुनसान घर में बिताने का फैसला करते हैं। हालांकि ज़ॉम्बीज और बाकी के सर्वाइवर्स को उन पर अटैक करने का खतरा हो सकता था, सो रिक ने इसके लिए भी ट्रैप्स
पहले से लगा दिए। लेकिन सुबह जब दोनों की आंखें खुली ही थी कि वे देखते हैं कि अब जेडाई ने उन्हें फाइनली ढूंढ ही लिया था। और वो कहती भी है कि उन्होंने क्या सोचा, वो उन पर नजर नहीं रखेगी। यार रिक और मिचोन को पता था कि वे उसके साथ वापस नहीं जा सकते, सो दोनों जल्दी से उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि घायल जेडाई ये कहकर वहां से भागने लगती है कि वो वापस जाकर सीआरएम आर्मी के साथ अलेक्जेंड्रिया टाउन पर अटैक कर देगी। जबकि रिक और मिचोन गाड़ी से उसका पीछा कर रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी भी बंद पड़ जाती है। सो रिक चलते हुए फिर से मिचोन को याद दिलाता है कि अगर वे जेडाई को पकड़कर उसे मार भी दे तब भी उसने उनकी सारी ही डिटेल सीआरएम में अपने रूम में कहीं छिपा रखी है, सो वे सेफ तो तब भी नहीं रह पाएंगे। जबकि घायल जेडाई भी अब दोनों से भागते हुए फाइनली उन तीन लोगों की फैमिली तक जा पहुंची थी, जिन्हें कि रिक और मिचोन ने एक दिन पहले भगा दिया था।